हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। हमारा और रिवाइज करें कि जो सीरीज चल रही हैं उसमें आज लेसन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड हम कवर करेंगे। नियोजन और विकास दो पार्ट हम कर चुके हैं, पार्ट थर्ड है ये हरित क्रांति। तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों वीडियोस में पूरा लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम रिवाइज करने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, आपको पसंद भी आएगी। और प्लीज़ इसलिए फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो जो है आपके लिए लेकर आएं। तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है। हरित क्रांति को ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। हरित क्रांति का मतलब है हरे रंग से संबंध है इसका। क्रांति का मतलब होता है कोई चीज हम बहुत ही रफ्तार से करें, तीव्रता से करें, कोई आंदोलन, उसको हम क्रांति कहते हैं। इसकी ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें मैंने इसकी डेफिनेशन अगर आपको आ जाती है, छोटा क्वेश्चन आ जाता है आपको, वो लिख सकते हैं कि हरित क्रांति क्या है। कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि जिसमें ना केवल उत्पादन में वृद्धि हो बल्कि फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार हो। देखिए दो चीजें हैं, उत्पादन में भी तीव्र वृद्धि हो, ठीक है, और गुणवत्ता में भी सुधार हो उसी गति से, उसे हरित क्रांति कहते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1967 और 68 में हुई। हरित क्रांति को मोटे तौर पर भारत में गेहूं क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि वर्ष 67 68 और 2003 और 4 के बीच गेहूं का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया था। हरित क्रांति के जनक, ये मतलब ये सिर्फ इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वर्ल्ड का भी कॉन्सेप्ट है। ये वर्ल्ड में से आई है। एक इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं जिन्होंने 1940 से 1960 के बीच इसकी जो है वो इसकी जो डेफिनेशन लेकर आए, जो हरित क्रांति का आइडिया लेकर आए। परंतु भारत में इस क्रांति के जनक जो है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो देखिए जितने भी हेडिंग मैंने इस वीडियो में बनाए हैं वो सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगे। अ, इस स्लाइड में हम करने जा रहे हैं हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी, या इसको हमने क्यों अपनाया, या इसको अपनाने के क्या कारण थे। देखिए जब हम स्वतंत्र अच्छी की अर्थव्यवस्था थी ही नहीं, क्योंकि इससे पहले हम गुलाम थे और कृषि के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़े हुए थे। तो खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। आगे जाकर हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। उस खाद्य संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। आर्थिक विकास में कमी और खाद्य पदार्थों की कमी ने भारत सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया, दो चीजों ने, कि कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना और खाद्य क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना, सिर्फ वृद्धि करना नहीं, और खाद्य क्षेत्र में यानी कि अन्न उगाने में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना, हमें मांगना ना पड़े किसी से, ये अति आवश्यक है। बस यहीं से जो है वो हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो चलिए खाद्य संकट का अर्थ जान लेते हैं क्योंकि ये जरूरी भी है इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। खाद्य का मतलब पता चल गया, खाद्य संकट का कि खाने पीने की चीजों की कमी, भारी कमी, पॉइंट नंबर 1। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है 2 का आ जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब पौष्टिक और पर्याप्त भोजन, पर्याप्त मतलब पेट भर के भोजन, पौष्टिक मतलब जो सेहत के लिए जरूरी है, भोजन लोगों को नियमित रूप से ना मिले। यानी कि दिन में 3 टाइम अगर खाना खाते हैं तो वो एक टाइम मिले, 2 टाइम मिले ही नहीं, और रोज ना मिले, आज मिल गया कल का पता नहीं, नियमित रूप से ना मिले अर्थात भूखमरी की स्थिति आ जाए, उसे खाद्य संकट कहते हैं। भारत में खाद्य संकट कब और क्यों आया, या भारत में खाद्य संकट कब आया और इसके आने के क्या कारण थे। 1960 के दशक में आया। भारत को
दोहरी समस्या का सामना क्योंकि उस समय करना पड़ गया था। पहला युद्ध चीन और पाकिस्तान से 60 के दशक में, और दूसरा जो है वो अकाल पड़ गया, जिसके कारण खाद्य भीषण खाद्य संकट जो है वो देश में पैदा हो गया। तो चलिए अब जानते हैं कि खाद्य संकट का देश पर क्या असर हुआ, या इसका क्या प्रभाव पड़ा, या इसके क्या परिणाम निकले। तीनों तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। नंबर एक, बड़े पैमाने पर भुखमरी और कुपोषण फैल गया देश में, अधिकतर राज्यों में। सबसे अधिक मार बिहार को झेलनी पड़ी, जिसमें बिहार के कई भागों में, कई प्रांतों में प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी रह गया। बिहार में मृत्यु दर बढ़कर पिछले साल की अपेक्षा 34% बढ़ गई। खाने की कीमतें बढ़ने लगी, खाने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी। देश को चावल गेहूं का आयात करना पड़ा, जिससे विदेशी पूंजी पर असर पड़ा, यानी कि बहुत खर्च करनी पड़ी हमें। नियोजन पर, प्लानिंग पर, जो ये हम योजनाएं अपनी चला रहे थे, उन पर लोगों का विश्वास से उठ गया। पंचवर्षीय योजनाओं को रोकना पड़ा, क्योंकि प्रायोरिटी पे फिर ये भुखमरी आ गई कि इसको दूर करना था। हमारे नीति निर्माताओं को, योजना बनाने वालों को अपनी नीतियों को बदलना पड़ा। भारतीय राजनीति पर भी इसके बहुत बुरे प्रभाव पड़े। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमें हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत डिटेल में कर लिया हमने। अब वापस आ जाइए, हरित क्रांति के बारे में हमने सारा डेफिनेशन, कब शुरू हुआ, सब कर लिया। अब इसकी क्या विशेषताएं थी, या कृषि में क्या क्या सुधार हुए हरित क्रांति के द्वारा। दोनों तरह से आ सकता है आपको क्वेश्चन। देखिए, मैंने ये पूरे पॉइंट्स लिख दिए हैं, इसमें आपको कैसा भी क्वेश्चन आए, शॉर्ट आंसर टाइप आए, वेरी शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप, जो मर्जी आए आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फुल फ्लेज टॉपिक है ये आपका। तो हरित क्रांति की विशेषताएं क्या थी, यानी कि क्या क्या था इसमें। पहला, कृषि का निरंतर विस्तार करना है हमने, विस्तार बढ़ाना है कृषि कृषि क्षेत्रों को। अगर मान लो 40 एकड़ में खेती होती थी, तो अब 40 का बढ़ा के 50, 60, 70, 80 करना है। दूसरा, दोहरी फसल का उद्देश्य है, साल में 2 फसलें लेने का लक्ष्य रखना है। अच्छे बीजों का, उत्तम बीजों का, अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना है। कृषि का मशीनीकरण करना है, यानी कि मशीनों के द्वारा जो है कृषि यंत्रों के द्वारा जो है वो खेती करने को बढ़ावा देना है। किसानों को उत्तम बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, मानसून पर डिपेंड करता है। तो जब मानसून नहीं होता, तो फिर सिंचाई की सुविधा बेहतर होनी चाहिए। कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग, किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति की शिक्षा देना, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को सफल बनाने का लक्ष्य रखना। ये विशेषताएं थी। कृषि सुधारों में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम इन लक्ष्यों को पा सके, क्या ये हरित क्रांति सफल हुई। ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी सफलताएं क्या थी, इसके परिणाम क्या निकले, रिजल्ट्स क्या निकले, या इसके अच्छे प्रभाव क्या थे। तो पहला क्या था, उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। रिकॉर्ड वृद्धि मतलब पहले रिकॉर्ड बन गया, एक पहले कभी नहीं हुई थी। दूसरा, फसल क्षेत्र में, यानी कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो गई, ज्यादा क्षेत्र पर कृषि की जाने लगी। उद्योग, अच्छा, इसमें ना केवल फसल कृषि का ही विकास हुआ, बल्कि इसके साथ साथ अच्छे रासायनिक उर्वरक पैदा करने के लिए, मशीनरी पैदा करने के लिए उद्योग की भी जरूरत थी, तो उद्योगों का भी साथ साथ में विकास हो गया। बांधों का निर्माण किया गया, बांधों में जो बिजली उससे सिंचाई सुविधाएं अच्छी हुई, लेकिन वो पानी रोक के जो है जल विद्युत शक्ति, अगला पॉइंट है, बिजली का उत्पादन भी किया गया, जिनसे किसानों को मदद पहुंचाई गई। भारतीय किसानों की विदेशों में मांग बढ़ गई, विदेशी कर्जे की वापसी कर सके हम, जो हमने कर्जा लिया था। खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया हमारा देश। राजनीतिक मजबूती भी आई, ये 71 के युद्ध में हमने देखी कि हम उस टाइम कितने स्ट्रांग हो चुके थे राजनीतिक लेवल पे। बुनियादी ढांचे का भी विकास हुआ, जो एक हमारा बुनियादी ढांचा है लोकतंत्र का, जिसमें सभी का विकास होना है।
जो भी हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के मूल जो मंत्र हैं, उनके अनुसार उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। अब देखिए, हरित क्रांति के अच्छे परिणाम तो थे ही, सफल तो थी ही, लेकिन कुछ बुरे प्रभाव भी थे, कुछ परि बुरे परिणाम भी थे और कुछ असफलताएँ भी थी। आप तीनों तरह से कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ जी, तो पहला, हरित क्रांति से खाद्यान्न का हल स्थायी रूप से नहीं हो सका। खाद्यान्न में जो हम आत्मनिर्भर होना था या खाद्यान्न की जो समस्या थी, खाद्य संकट था जो, उसका हल स्थायी रूप से नहीं हो सका। दूसरा, 1980 के दशक में फिर से अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, तो इस क्रांति से कोई लाभ भी नहीं मिल पाया। 1998 में प्याज की कमी का हल नहीं निकला तो उसे आयात करना पड़ा। 2004 में कुछ ऐसे ही कारणों से चीनी भी आयात करनी पड़ी। इसकी सफलता पूरे भारत को नहीं मिल पाई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केवल उत्तरी राज्यों में ही ये सफल हो पाई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मोस्ट प्रॉस्परस एरियाज थे भारत के, या राज्य स्टेट्स थी उस समय की इस कृषि क्षेत्र में। उड़ीसा के कुछ जनजातीय इलाकों में आज भी भुखमरी जिंदा है वैसी ही, क्योंकि उड़ीसा के प्रदेश में आदिवासी जनजातीय लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में वहां पर भुखमरी पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है आपको कि राजनीति पर हरित क्रांति के क्या प्रभाव या कह सकते हैं कुप्रभाव पड़े, दोनों तरह से पूछ सकते हैं। भारतीय राजनीति पर पहला, पंचवर्षीय योजनाओं को रोकना पड़ा, ये हमने पहले भी पढ़ा। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा उस दौरान, जब ये हरित क्रांति का दौर चल रहा था, तो उस दौरान हुए चुनाव में अनेक राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी। अगला है, दल बदल को बढ़ावा मिला राजनीति में। देश में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। ये इसके कुछ डिमेरिट्स थे। तो चलिए, अब हम आ गए अपने आखिरी पड़ाव और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पड़ाव पर। आओ स्वयं जानकारी जुटाएं में पता लगाइए, हरित क्रांति कब तक चली, शुरू हुई थी, हमने पढ़ लिया। कौन से राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी, किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी, और दो क्रांतियां हुई हैं, दूसरी क्रांति कब हुई थी। तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। आप इसी तरह से उत्साह बढ़ाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। जल्द मिलते हैं। थैंक यू।